और आइए अब आपको स्पेशल सेगमेंट के लिए लेकर चलते हैं न्यूज रूम, मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और जया के पास। शुक्रिया पूजा। और सबसे पहले हम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, उसमें भी राजस्थान की बात करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी और पांचवी सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और इसमें कई विधायकों के टिकट काट दिए गए। जिसकी सबसे खास बात यह रही कि इस लिस्ट में कांग्रेस के कई धुरंधरों के नाम गायब थे। पार्टी ने चौथी और पांचवी सूची में कुल 61 सीटों में से 35 पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। इनमें विधायक भरत सिंह कुंदनपुर, भरोसीलाल जाटव, विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, बाबूलाल बैरवा और जौहरीलाल मीणा का टिकट काट दिया गया है। यही नहीं, शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे मंत्रियों की सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। ज्यादातर प्रत्याशी उन्हीं सीटों पर बदले गए हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस इस बार टिकट बांटने को लेकर काफी माथापच्ची की है। कांग्रेस की पहली सूची में 33, दूसरी सूची में 43 और तीसरी सूची में 19, चौथी सूची में 51, पांचवी सूची में 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 8 मौजूदा विधायक, 2 निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इसके अलावा 10 हारे हुए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 156 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में पैसों का बड़ा खेल सामने आया है। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जोधपुर में पैसे के साथ ही चांदी और जेवरात पकड़े गए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल वोटों की खरीद में होना था। मामला पूरा क्या है, रिपोर्ट में देखते हैं। नोट ही नोट, चांदी ही चांदी, लेकिन जोधपुर आरपीएफ ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल जोधपुर आरपीएफ ने चुनावी मौसम के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई करते हुए 95 लाख नकदी और 11 किलो चांदी जब्त की है। जब्त की गई चांदी की कीमत 8,61,000 आकी गई है। जोधपुर स्टेशन पर एक संदिग्ध 2 बैगों के साथ आया और स्कैनर मशीन को देखते ही बाहर की ओर लगे एक्सीलेटर की ओर जाने लगा। उसकी इस हरकत से सीआरपीएफ जवानों को संदेह हुआ तो उसका बैग चेक किया गया। पुलिस जवानों के तब होश उड़ गए जब संदिग्ध व्यक्ति के पास 2 बैग में 11 किलो चांदी और 95 लाख रुपए कैश मिले। पूछताछ में संदिग्ध ने गोल गोल जवाब देने शुरू किए तो सीआरपीएफ ने संदिग्ध को पैसों समेत आयकर विभाग जोधपुर को सुपुर्द कर दिया। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि संदिग्ध का नाम बीरमा राम है और रिनिया जोधपुर का रहने वाला है, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी रकम लेकर वो कहां और क्यों जा रहा था। चुनावी सीजन है, नेता जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। सबके अपने अंदाज हैं और बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, वो नरेला में वोट मांगने पहुंचे और जिस तरीके से पहुंचे उनका अंदाज वायरल हो गया। ढोल की धुन पर नाचते ये हैं मध्य प्रदेश की नरेला विधानसभा से बीजेपी विधायक विश्वास सारंग। जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे तो उनका अलग रूप देखने को मिला। कभी वो डोसा बनाते दिखे तो कभी लोगों को डोसा बनाकर खिलाते। भगवान के दर पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। सारंग ने लोगों के घर जाकर वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, हम 150 पार पहुंच रहे हैं और विश्वास सारंग को इसीलिए चुने कि डेवलपमेंट के मामले में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसा मैंने बताया, सड़क, पानी, बिजली, नाली, ये सब तो किया ही किया, पर सबसे बड़ी बात है कि परिवार भाव पैदा किया और एक एक बहन, लाखों बहनें मुझे राखी बांधती हैं। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है। 2008 में परिसीमन के बाद जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तब से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं और विश्वास सारंग भी विधायक हैं। विश्वास सारंग चौथी बार जीत हासिल करने के मकसद से विरोधियों को ताल ठोकने रंग बिरंगे अंदाज में उतरे हैं। सारंग के मुताबिक उनका ये अंदाज लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने से पहले महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें चुप कराना चाहती है। যে কোনো ভাবে আমার মুখ বন্ধ করাতে চায়, আমাকে শীতকালীন অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করিয়ে মুখটা বন্ধ করাবার, এটাই ওদের চেষ্টা, আর কিচ্ছু না। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि वो 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी, लेकिन इस दौरान उन्होंने एथिक्स कमेटी पर सवाल भी उठाए। যদি আমি 1 পয়সা ক্যাশ কোথাও নিতাম না, তাহলে বিজেপি আমাকে সোজা এফআইআর করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিত, এথিক্স কমিটিতে আনতো না। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर निजी रिश्तों को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप भी मढ़ा। মোস্ট রিসেন্ট যেটা বিজেপি সাংসদ রমেশ বিদুরির বিরুদ্ধে, বিদুরিকে ওরা ডাকেনি,
10 তারিখ অক্টোবরে ডেকেছিল, সে আজ অবধি যায়নি। কি হয়েছে তখন? এথিক্স কমিটি, প্রত্যেকটা কমিটিতে বিজেপির মেজরিটি আছে, ওরা ম্যাক্সিমাম সাসপেনশন রেকমেন্ড করতে পারে। इतना ही नहीं, उन्होंने कैश पार्क क्वेरी मामले में अपने खिलाफ लगे आरोपों पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से क्रॉस एग्जामिन करने की इच्छा भी व्यक्त की। आपको मालूम है समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हुई है। जौहर ट्रस्ट की लीज को सरकार ने निरस्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी सरकार में जिस नेता की कभी तूती बोलती थी, आज वो मुश्किलों में घिरा है। ये नेता है समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान, जिनके दारुल अवाम दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला लग सकता है। समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहम्मद आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की लीज को आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले से निरस्त कर दिया है। अब जो दारुल अवाम है और जो रामपुर पब्लिक स्कूल है, जो लीज पर जगह ली गई थी, वो जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। आजम खान अभी सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन्होंने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हुई है। बीजेपी से उनकी करनी का फल बता रही है। किसी के कब्जा करके उसे बनाया जाए तो ये तो अवैध है। तो सरकार की जमीन थी, सरकार को वापस चली गई वो। यही नहीं, रामपुर की जनता को आजम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जैसा किया उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आजम का बेटा अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर की जेल में सजा काट रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हमले तेज कर दिए हैं और बारामूला में एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी है। बारामूला में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की शहादत को उनके साथियों ने आखिरी सलामी दी। गुलाम मोहम्मद डार पर बीती रात अज्ञात आतंकवादियों ने उनके गांव वायलू कालपुरा में गोली मार दी। घायल हेड कांस्टेबल को तंगमर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुलाम मोहम्मद की शहादत पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दुख जताया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि पिछले 10 साल में घाटी में जारी आतंकवाद से जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उनकी मौत इसी की एक और कड़ी है। मैं उनको जन्नत नसीब होने की दुआ करता हूँ। डार पर हुए हमले के बाद हमलावर की तलाश में सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार इस तरह की घटना हुई। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मंसूर अली पर घर के बाहर हमला कर दिया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। त्योहारों का सीजन है, लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं, त्यौहार मनाना चाहते हैं, इसके लिए हवाई सफर का रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तब निराशा हाथ लगी है जब उन्हें पता चल रहा है कि टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में दरभंगा एयरपोर्ट के लिए हवाई किराए में इजाफा हुआ है। दिल्ली से पटना की तुलना में दरभंगा के किराए 2 गुना से ज्यादा हो गया है। अगर आप 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मुंबई जा रहे हैं तो इसके लिए 14,000 से 22,000 तक किराया चुकाना पड़ रहा है, जबकि दरभंगा से बेंगलुरु के लिए 15,000 से 19,000, दरभंगा से दिल्ली के लिए 8,000 से 13,000 और दरभंगा से कोलकाता के लिए 14,000 से 19,000 तक चुकाना पड़ रहा है। त्योहारों में हवाई टिकट महंगे होने पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई किराए को लेकर सीमित रखने की मांग की है। भारत सरकार को उड़ान स्कीम में एक कैपिंग कर देना चाहिए। वहीं यात्रियों ने महंगे टिकट पर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी बताई। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, किराया बहुत ज्यादा लिया जाता है। ये हालात तब है जब उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने आने वाले उड़ानों के एटीएफ पर बिहार सरकार सिर्फ 1% टैक्स लेती है। टैक्स में छूट पटना एयरपोर्ट के लिए लागू नहीं है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने आने का किराया पटना की तुलना में काफी कम होना चाहिए था। बड़ी जानकारी मिल रही है। मराठा आरक्षण पर बैठक को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना के उद्धव गुट ने सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे को बैठक में नहीं बुलाने का आरोप लगा रहे हैं। आज 10:30 बजे देखिए सभी दलों की बैठक होनी है और इस बैठक में मराठा आरक्षण पर चर्चा होगी। लेकिन शिवसेना के उद्धव गुट ने सवाल उठा दिए कि उद्धव ठाकरे को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय फोन लाइन पर मौजूद हैं। मृत्युंजय, सभी दलों की बैठक लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया, ये बड़ा सवाल शिवसेना की तरफ से उठाया जा रहा है। अब इसमें पूरा माजरा क्या है, क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों उद्धव गुट ये सवाल उठा रहा है, समझाएं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार से मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में बहुत उग्र हो गया है, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सभी दलों को एक मंच पर लाना है।
लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें इस सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र पुलिस के महासंचालक डीजी भी हैं और अन्य पार्टियों के नेता भी हैं। लेकिन इस सूची में जो 38 लोगों की सूची आई है, उस सूची में उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने जितने भी दल हैं उन सभी के प्रतिनिधि को इनवाइट किया है, पर उद्धव ठाकरे को आमंत्रित है। दूसरी तरफ देखा जाए तो शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्य नहीं है बल्कि वो राज्यसभा सदस्य हैं, और वो महाराष्ट्र दिल्ली में उनका जगह बनता है, यानी राज्यसभा सांसद होने के नाते, लेकिन उसके बावजूद उनको प्राथमिकता देकर पहले नंबर पर नेताओं की सूची में रखा गया है। पर उद्धव ठाकरे को जगह नहीं दी गई। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे मानते नहीं है उन्हें एक नेता के तौर पर। ठीक है मृत्युंजय, कुल मिलाकर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उद्धव ठाकरे को क्यों इस बैठक में नहीं बुलाया गया। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद पूजा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है और कई जगहों पर यह आंदोलन बहुत हिंसक हो गया है। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, कई जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। लेकिन इस बीच में सरकार ने मराठा आरक्षण देने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सुबह 10:30 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग ने राज्य की सियासी तपिश बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय भीषण अराजकता का आलम है। जहां देखो वहां भीड़ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उपद्रव पर आमादा है। विधायकों के घर दफ्तर ही नहीं, पार्टियों के दफ्तर भी टारगेट पर है। कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उपद्रवी भीड़ के सामने पूरा सिस्टम सरेंडर कर गया है। भीड़ में ऐसी कोई सरकारी बस नहीं बची जिस पर भीड़ ने पथराव न किया हो और जिनके शीशे न टूटे। की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले में देखने मिली। ये बीड एसटी डेपो की तस्वीर है। आप देखिए कि यहाँ पर 60 से 70 की संख्या में बसें मौजूद हैं। कल रात की घटना है जब हजारों की संख्या में मराठा आंदोलनकारी यहाँ पे इकट्ठा हुए। पहले उन्होंने इन बसों पर पत्थरबाजी की है, उसके बाद एक एक कर इन सभी बसों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। इस आंदोलन के दौरान भीड़ ने उन विधायकों को भी निशाना बनाया जो आरक्षण की मांग पर उनके साथ खड़े नहीं हैं। भीड़ में जिन विधायकों या नेताओं के घर पर आगजनी की गई उनमें एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी, एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर, शिवसेना नेता कुंडलिक खांडे का ऑफिस, बीड में एनसीपी शरद पवार गुट का ऑफिस, बीड में नगर पालिका की इमारत। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं 4 मंजिला इमारत, ये एनसीपी शरद पवार गुट का पार्टी दफ्तर है, जिला दफ्तर है, जिसको कल आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आज सुबह की कि किस तरीके से जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया है। आपको चारों तरफ जो है वो कुर्सियां जली हुई दिखाई दे रही होंगी, साथ ही साथ पार्टी का जो झंडा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। दरअसल ये आग भड़की महाराष्ट्र के जालना जिले में शुरू हुई बेमियादी भूख हड़ताल के बाद। जालना में मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल अनशन पर बैठे। मराठा समुदाय के लोग ओबीसी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मांग रहे हैं। मराठा आरक्षण की लड़ाई काफी पुरानी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 2018 को मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में पास किया था, जिसमें मराठा समुदाय को 16% आरक्षण को मंजूरी दी गई थी। 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को रद्द कर दिया। एससी के 1992 के आदेश के मुताबिक किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण पहले से चला आ रहा है। ये आंदोलन महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल चुका है और भीषण हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। पुणे इलाके में हाईवे पर आगजनी कर दी गई, जिसमें मुंबई सतारा हाईवे पर करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आरक्षण आंदोलन की आग में हाथ जला चुकी शिंदे सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मराठा आरक्षण को लेकर मंथन होगा। स्वयं मनोज जारंगे पाटिल साहब ने अपील किया महाराष्ट्र की जनता को कि किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, पथरावबाजी नहीं करनी चाहिए।
अहिंसा की मार्ग से, शांतता की मार्ग से आप लोग आंदोलन करें कि किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सरकार पॉजिटिवली आगे बहुत स्पीडली जा रही है, सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जल्द से जल्द ये आरक्षण देने के लिए जो भी उपाय योजना करनी चाहिए वो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बांधी लगी। एक तरफ शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर बैठक बुलाई तो दूसरी तरफ भूख हड़ताल पर बैठे समाज सेवी मनोज जारांगी ने सरकार को धमकी दे डाली है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर जल को त्याग देने का ऐलान किया। हालांकि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर लगातार बैठक कर रही है। देर रात हुई बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी सांसदों और विधायकों से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर इस्तीफे की पेशकश नहीं करने की अपील की। तो मराठा आरक्षण को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, ये आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो 2 मिनट में देश की खबरों के जरिए हम आपको बताएंगे मराठा आरक्षण को लेकर भी बात होगी, इजराइल हमास को लेकर हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा देश में और क्या चल रहा है, पॉलिटिकल क्या अपडेट्स हमारे पास हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसी को लेकर जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में क्या स्थिति चल रही है, इस सबको लेकर अपडेट हम आपको देंगे केवल 2 मिनट के अंदर। मराठा आरक्षण को लेकर धुले में आक्रामक हुए प्रदर्शनकारी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर पर काले पोती। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों में गुस्सा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर। अभी तक 76 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। अमित शाह, वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जया बच्चन और डिंपल यादव का नाम शामिल। यूपी के सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयंकर विस्फोट, 2 की मौत, 4 घायल। 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। 5 नवंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच में ब्लैक में टिकट बेचते पकड़ा गया एक शख्स 11,000 में बेच रहा था 2500 का टिकट। यूपी के महोबा में सिपाही की राइफल छीनकर आरोपियों ने की फायरिंग, 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सिवान में लड़की ने खुद का झूठा अपहरण कराकर मांगी 60 लाख की फिरौती। 12 घंटे के अंदर लड़की को बरामद करके पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पैसे के लेन देन में एसपी नेता की दोस्तों ने कर दी हत्या। सई नदी से शव बरामद, शिकायत दर्ज कराने पहुंची बुआ की भी संदिग्ध मौत पर मामला गरमाया। कानपुर में कपड़ा कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या मामले में कानपुर कपड़ा कमेटी ने निकाला कैंडल मार्च। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग की। बिहार के दरभंगा में छठ के मौके पर दरभंगा पहुंचने का हवाई किराया पहुंचा आसमान पर। दिल्ली से पटना की तुलना में दरभंगा का किराया 2 गुना से भी ज्यादा। छठ पर बिहार के लिए रेलवे की तैयारी। रेलवे ने चलाई 74 पूजा स्पेशल ट्रेनें। वंदे भारत और राजधानी स्पेशल ट्रेन भी चलाने का फैसला। वंदे भारत ट्रेन से कर सकेंगे दिल्ली से पटना की यात्रा। और चलिए अब वक्त है एक और स्पेशल सेगमेंट का, लेकर चलते हैं आपको मेरी सहयोगी जया के पास। शुक्रिया पूजा। बिहार में छठ को लेकर गहरी आस्था है। जब भी ये त्योहार आता है, हर बिहारवासी अपने शहर, अपने गांव जाना चाहता है। लेकिन इस साल हो सकता है कि बहुत से लोगों की अपने घर जाकर ये त्योहार मनाने की जो ख्वाहिश है वो अधूरी रह जाए। वजह यह है रेल और हवाई टिकट, जो इतने महंगे हो चुके हैं कि उनके लिए 4 से 5 गुना ज्यादा आपको दाम चुकाना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन हो या आनंद विहार, किसी भी स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। बिहार की तरफ जाने वाली तमाम ट्रेनें छठ पूजा से पहले हाउसफुल हो गई हैं। हवाई टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जो टिकट पहले 4,000 की थी वो 22,000 की हो गई है। ये हाल तब है जब छठ पूजा में आधे महीने से ज्यादा का समय है। यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, उसके बाद छठ का त्यौहार है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने गांव, अपने घर पहुंच सके। और इसी कोशिश में लगातार लोग रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, लेकिन जिनको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल पा रही वो लोग कोशिश करते हैं कि रेलवे स्टेशन आकर यहाँ पर किसी तरह से उन्हें टिकट मिल जाए।
लोग IRCTC की साइट पर टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग इतनी ज्यादा है कि लगता नहीं कि इस छठ पूजा पर पूरी होगी। इसके बाद भी लोग इस उम्मीद में टिकट बुक कर रहे हैं कि शायद वेटिंग खत्म हो जाए और उन्हें एक कंफर्म टिकट मिल जाए। लेकिन ऑनलाइन टिकट में एक परेशानी ये भी है कि वेटिंग टिकट के साथ आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। दिल्ली से पटना वापसी या फिर पटना से दिल्ली जाने के लिए कितना किराया कम हो रहा है, लेकिन अफसोस किराया कम नहीं होता है बल्कि हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में दो में से कोई एक बात चुननी पड़ती है, या तो ज्यादा रकम चुकाकर अपने लोगों से मिलने की तमन्ना पूरी कर पाए या फिर अफसोस करें। छठ पूजा के वक्त एक कंफर्म टिकट हासिल करना किसी जंग से कम नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है जो भीड़ के चलते जनरल बोगी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं करना चाहते। इनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे और वो लोग होते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। एक बड़ा सच ये है कि छठ पूजा से 2 से 3 महीने पहले ही टिकट बुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को टिकट नहीं मिलता और वो बिना बिहार जाए ही रह जाते हैं। हर साल रेलवे इस समस्या को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाता है, लेकिन इसके बाद भी कंफर्म टिकट की किल्लत दूर नहीं हो पाती। इस बार रेलवे ने छठ पूजा के लिए 283 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जो 4480 फेरे लगाएगी। रेलवे जो दावे कर रहा है कि इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद दी जा रही है कि उनको घर जाने में आसानी हो, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिल नहीं पा रही है, जो टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों की आबादी को देखते हुए ये ट्रेनों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। रेलवे एक्स्ट्रा ट्रेन के नाम पर अपना पल्ला झाड़ लेता है, उधर लोगों को मजबूरी का फायदा दलाल उठाते हैं, जो एसी टिकट के लिए दोगुने से दुगने दाम वसूलते हैं। ट्रेन का भी कोई अच्छा हाल थोड़ी है, एक टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन में, सारा फुल हो गया है ट्रेन, कोई नया ट्रेन नहीं। उस समय यही कॉन्सेप्ट हुआ जो प्रधानमंत्री जी का आया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि 15,000 20,000 में तो जूता और सूट बूट वाला भी हवाई जहाज नहीं चढ़ सकता है, हवाई चप्पल वाला कहाँ से चढ़ेगा। जिन लोगों की आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा दाम देकर टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन जिनकी आमदनी कम है वो टिकट की रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों की एक बड़ी आबादी है जिसकी तनख्वाह 10,000 से भी कम है, जिसके लिए बिहार जाना और छठ मनाना दोनों मुश्किल है।